नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 7 संघवाद पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मुख्य बिंदु 1990 के दशक में नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाए गए। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बँट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का अतिशय संघनन और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थीं। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान के रूप में 1958 में वेस्ट इंडीज संघ फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीयताएं एरुबा, इबो और हौसा फुलानी है। 1979 वह सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फाउंडेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। नंबर 2 राज्य का इनके राज्य क्षेत्र में होंगे वह पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं। संविधान के 2 अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल को लागू हो जाए। 1950 तथा 1960 के दशक में प्रशासनिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सन 1959 में केरल में और सन 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। सन 1990 और सन 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार के आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसने प्रमुख भाषाई समुदाय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। सन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। सन 1960 में गुजरात का महाराष्ट्र का गठन हुआ। सन 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर और विशाल देशी रियासत था। भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह लागू नहीं होते। भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 378 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति
से ही जम्मू कश्मीर में आपातकाल लागू हो सकती है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में यह आयोग बनाया गया कि इस आयोग को सरकारीय आयोग के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इसमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्रता राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। अभ्यास प्रश्नावली प्रश्न नंबर 1, नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी गई है, इनमें से किसको आप संघवाद की कार्यप्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों? क, केंद्र सरकार ने मंगलवार को GNLF के नेतृत्व वाले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को छठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। ख, वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकार कार्य योजना लाएगी। ग, दिल्ली के लिए नया आयुक्त। घ, मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। अंग, केंद्र में धन दिया। छ, हम बिहारियों को बताएंगे कि मुंबई में कैसे रहना है। छ, सरकार को भंग करने की मांग। जो NDA सरकार ने नक्सलियों के हथियार रखने को कहा। नक्सलियों से हथियार रखने को कहा। उत्तर, उदाहरण क में सही संघीय प्रणाली की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि इससे सांस्कृतिक और भौगोलिक समीपता के आधार पर स्वायत्त परिषद का निर्माण कर शक्तियों का बंटवारा किया है, जिससे उन निश्चित क्षेत्र का वहाँ के स्थानीय लोगों की इच्छा व अपेक्षाओं के अनुसार विकास हो सके। दूसरा उदाहरण ख भाग भी है। वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति लो दर्शाता है, जिसमें केंद्र उन राज्यों से खर्चों का ब्यौरा मांगता है जो वर्षा से अधिक प्रभावित हुए हैं, ताकि उनको आवश्यक सहायता दी जा सके। तीसरा उदाहरण घ में भी वास्तविक संघीय प्रणाली की स्थिति है, क्योंकि इसमें भी अरुणाचल प्रदेश की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की है। प्रश्न नंबर 2, बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा और क्या और क्यों? क, संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग मेल जोल से रहेंगे और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी। ख, अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन को संघीय प्रणाली से बाधा पहुंचेगी। ग, संघीय प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो केंद्र में सत्तासीन है उनकी शक्तियां सीमित रहें। उत्तर, पहला कथन सही है, क्योंकि संघीय प्रणाली में सभी को अपनी अपनी संस्कृति के विकास का पूरा अवसर प्राप्त होता है, जिसमें यह भी भय नहीं रहता कि किसी पर दूसरे की संस्कृति लाद दी जाएगी। तीसरा कथन भी सही है, क्योंकि संघीय प्रणाली में शिकायतों का केंद्र व प्रांतों में बंटवारा करके केंद्र की शक्तियों को सीमित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, बेल्जियम के संविधान के कुछ प्रभावित अनुच्छेद नीचे लिखे गए हैं, इनके आधार पर बताएं कि बेल्जियम में संघवाद को किस रूप में साकार किया गया है। भारत के संविधान के लिए ऐसा ही अनुच्छेद लिखने का प्रयास करके देखें। शीर्षक नंबर 1, संघीय बेल्जियम, इसके घटक और इसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1, बेल्जियम एक संघीय राज्य है जो समुदायों और क्षेत्रों से बना है। अनुच्छेद 2, बेल्जियम 3 समुदायों से बना है, फ्रेंच समुदाय, फ्लेसिया समुदाय और जर्मन समुदाय। अनुच्छेद 3, बेल्जियम 3 क्षेत्रों को मिलाकर बना है, वैलून क्षेत्र, फ्लेमिश क्षेत्र और ब्रुसेल्स क्षेत्र। अनुच्छेद 4, बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र हैं, फ्रेंच भाषी क्षेत्र, डच भाषी क्षेत्र, ब्रुसेल्स की राजधानी की का द्विभाषी क्षेत्र तथा जर्मन भाषी क्षेत्र। राज्य का प्रत्येक कम्यून इन भाषाई क्षेत्रों में से किसी एक का हिस्सा है। अनुच्छेद 5, वैलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं वैलून, वावेट, हैनाल्ट, लैंग,
लक्ज़मबर्ग और नामूर फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रांत हैं। एटीवर्थ, फ्लेमिश, ब्रावेट, वेट्स, फ्लैट्स, एट्स, फ्लैट्स और लीबर्ग। उत्तर बेल्जियम के विवरण से यह स्पष्ट है कि बेल्जियम समाज एक बहुसंख्यक समाज है। इसमें विभिन्न जाति, भाषा, बोली के लोग रहते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों व प्रांतों में रहते हैं। भारतीय समाज के संघीय समाज है। इसमें विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, बोली व भाषा के लोग रहते हैं जिनमें अनेक भौगोलिकताएं हैं। भारत ऐसे 29 राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, परंतु इसमें अनेक एकात्मक तत्व हैं जिनको भारतीय एकता, अखंडता की सुरक्षा के लिए शामिल किया गया है। संविधान की स्कीम के आधार पर केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य अपने क्षेत्र में प्रभावकारी है, परंतु मुख्य विषयों पर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र के पक्ष में अधिक है। यद्यपि प्रशासन के क्षेत्र में व विकास के क्षेत्र में केंद्र व प्रांत आपसी सहयोग के आधार पर काम करते हैं। प्रश्न नंबर 4, कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं। लगभग 300 शब्दों का एक लेख लिखें जिनमें निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव हों। नंबर 1, केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा। उत्तर, बहुल समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए व उनके हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र संघीय प्रशासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। संघीय ढांचे का निर्माण संविधान की योजना के आधार पर तय किया जाना चाहिए। ख, वित्त संसाधनों का वितरण। उत्तर, संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। संघ का निर्माण संघीय सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए जिनमें संघ राज्यों की मर्जी पर आधारित होना चाहिए। प्रांतीय व क्षेत्रीय विषयों पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। संघ के पास केवल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। ग, राज्यपालों की नियुक्ति। उत्तर, राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक मुखिया होता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार की सलाह पर करता है। राज्यपाल राज्यों में महत्वपूर्ण पद है जो संवैधानिक मुखिया के साथ साथ केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के पद की इस स्थिति के कारण इसका राजनीतिकरण हो गया है। अतः संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि इस पद का दुरुपयोग न हो व राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाना चाहिए व इस पद योग्य व निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा प्रांत के गठन का आधार होना चाहिए और क्यों? क, सामान्य भाषा। ख, सामान्य आर्थिक हित। ग, सामान्य क्षेत्र। घ, प्रशासनिक सुविधा। उत्तर, यद्यपि अभी तक भारत में राज्यों का गठन 1956 के कानून के आधार पर भाषा के आधार पर होता है, परंतु वर्तमान स्थिति में प्रशासनिक सुविधा को राज्यों के पुनर्गठन का प्रमुख आधार पर माना जाता है ताकि लोगों को अच्छा व कुशल शासन प्रदान किया जा सके जिनमें स्थानीय लोगों का विकास भी संभव हो सके। प्रश्न नंबर 6, उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संघवाद के विचार से संगत होगा? तर्क दीजिए। उत्तर, यदि उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि सभी हिंदी भाषी हैं सभी को मिला दिया जाए तो भाषीय व सांस्कृतिक दृष्टि से यह तो सब एक इकाई के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं, परंतु प्रशासनिक सुविधा है। हाल में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड का निर्माण प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किया गया है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिनमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। उत्तर, निम्न 4 ESI विशेषताएं हैं जिनके आधार पर केंद्र अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। नंबर 1, केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा। नंबर 2, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। नंबर 3, राज्यों
में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था। नंबर 4, अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका। प्रश्न नंबर 8, बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों हैं? उत्तर, भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित पद राज्यपाल का होता है। राज्यपाल का पद है। अधिकांश राज्यों को अपने यहाँ के राज्यपालों से किसी कारण से शिकायत रहती है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश राज्यपालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, जिसके आधार पर उनकी केंद्र के शासन दल के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। अतः यह राज्यपाल निरपेक्ष रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। इनकी भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में होती है, जिनके आधार उनकी जिम्मेदारी केंद्रीय हितों की रक्षा करना होता है, परंतु यह केंद्र की सरकार के दल के हितों की रक्षक बन जाते हैं, जिससे राज्यों की सरकारों व राज्यपालों में बंटवारा पैदा हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, यदि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चल रहा तो ऐसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बताएं कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिहाज से संगत है और कौन सी नहीं। संक्षेप में कारण भी दें। क, राज्य की विधान सभा के मुख्य विपक्षी दल के 2 सदस्यों की अपराधियों ने मार दिया और विपक्षी दल प्रदेश की सरकार को भंग करने की मांग कर रहा है। ख, फिरौती वसूलने के लिए छोटे बच्चों के अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में इजाफा हो रहा है। ग, प्रदेश में हुए हाल में विधानसभा चुनाव में किसी दल का बहुमत नहीं मिला है। भय है कि एक दल दूसरे दल के कुछ विधायकों को धन देकर अपने पक्ष में उनका समर्थन हासिल कर लेगा। घ, केंद्र और प्रदेश में अलग अलग दलों का शासन है और दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। अंग, प्रशासनिक दंगे में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। च, 2 प्रदेशों के बीच चल रहे जल विवाद में एक प्रदेश ने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। उत्तर, उपरोक्त परिस्थितियों में ग में दिया गया उदाहरण राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, जैसा कि हाल में बिहार में हुआ है। ऐसी स्थिति में जब चुनाव के बाद किसी भी दल को आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि राजनीतिक दल सरकार बनाने के प्रयास में जोड़ तोड़ की राजनीति व MLA के खरीद फरोख्त प्रारंभ कर दे। प्रश्न नंबर 10, ज़्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांगे उठाई हैं? उत्तर, 1960 में लगातार विभिन्न राज्यों से प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग लगातार उठाई जाती रही है। पश्चिमी बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से विशेष रूप से यह मांग आती रही है, जिनमें प्रमुख रूप से निम्न मांगे हैं। नंबर 1, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा प्रांतों के पक्ष में होना चाहिए। नंबर 2, राज्यों की केंद्र पर आधारित निर्भरता नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, राज्यों के मामलों में केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। नंबर 4, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का परामर्श का लिया जाना चाहिए। नंबर 5, सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। नंबर 6, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, संघवाद क्या है? उत्तर, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इनमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में एक हरी नागरिकता है। प्रश्न नंबर 2, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का अतिशय संघनन और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित क्यों किया है? समझिए। उत्तर, भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक
विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है, खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे बीच दूसरी कई समस्याएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न नंबर 4, संघवाद की मूल अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, संघवाद की मूल अवधारणाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में एकहरी नागरिकता है। नंबर 2, इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। वह अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजरात या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहां एक अलग सरकार भी होती हैं। नंबर 3, दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्यों सरकारें जवाबदेह होती हैं। नंबर 4, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन से क्या अभिप्राय है। उत्तर, भारत के संविधान में दो तरह की सरकारी की बात मानी गई है। नंबर 1, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। यह दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास है और कौन सी राज्यों के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। प्रश्न नंबर 6, सैनिक शासन या मार्शल लॉ से क्या अभिप्राय है। उत्तर, सैनिक शासन या मार्शल लॉ से अभिप्राय है कि यह प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनी जायज करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 7, कुछ राज्यों के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। प्रश्न नंबर 8, सरकार में 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। उत्तर, 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनेक नए राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 9, सन 1990 के दशक में नए राज्य बनाने को पूरा करने को लेकर बिना राज्यों का विभाजन किया गया।
उत्तर सन 1990 के दशक में नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया, जैसा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित कर 3 नए राज्यों क्रमशः झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ नए राज्य बनाए गए। कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और महाराष्ट्र में विदर्भ प्रमुख है। प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, भारतीय संविधान में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अनुच्छेद 356 के अनुसार की गई है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो गई हो। नंबर 2, राज्य में राजनीतिक अस्थिति की स्थिति में। नंबर 3, अगर किसी भी दल को चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो, वह सरकार बनाने के प्रयास में विधान सभा के सदस्यों की खरीद फरोख्त या दल बदल की संभावना हो। नंबर 4, सरकार संविधान के अनुसार न चलाई जा रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।